नमस्कार प्यारे साथियों, यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में नेहरू जी को कंप्लीट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में आपके नेक्स्ट जो लीडर हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ने जा रहे हैं और उनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, विशेषतः वो आजादी के आंदोलन से कम केवल खेड़ा और बारदौली से अधिक पूछे जाते हैं, या फिर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे ज्यादातर वो रियासतों के एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित सारे प्रश्न जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के, उन सब प्रश्नों का डिस्कस करते हैं और वो मैटर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जहां से भविष्य में संभावित क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो आप अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर अपन जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले जो है इनकी बेसिक जानकारी, आरंभिक जीवन से संबंधित जानकारी आपको पता होनी चाहिए। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ। 31 अक्टूबर की तिथि याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन अपना राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पे बताता हूं क्यों मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर 1875 को जो है इनका जन्म होता है। नाडियाद जगह पड़ती है अपने गुजरात में, तो नाडियाद में इनका जन्म होता है 31 तारीख को अक्टूबर में। फिर इनके पिताजी थे झावेर भाई पटेल, लाडबा देवी के चौथे पुत्र हुआ करते थे। तो इनके माता पिता के चौथे नंबर के बेटे थे। इनके एक बड़े भाई के बारे में मैंने सुभाष चंद्र बोस वाले लेक्चर में आपको बताया था, है ना। तो इनके ही बड़े भाई थे, वो कौन? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो विट्ठल भाई पटेल इन्हीं के बड़े भाई थे। यूरोप में रहा करते थे और वहां पे बहुत प्रेस्टिजियस, मतलब उन्होंने काफी धनार्जन किया था। अच्छा खासा पैसा था उनके पास। फिर अपन इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो आरंभिक शिक्षा तो इनकी गुजरात में ही हुई। बाद में जो है इन्होंने शिक्षा के लिए लंदन चले गए थे और वहां पर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करी, लॉ में शिक्षा प्राप्त करी कुल मिला के। ठीक है, बैरिस्टर बन जाएंगे, बैरिस्टर बन के भारत में आएंगे और भारत में आके वकालत शुरू करते हैं ये अपने व्यवसाय के तौर पे। तो भारत में आकर इन्होंने व्यवसाय के तौर पे अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी थी और उसके बाद जो है गांधी जी से इनका संपर्क हुआ और गांधी जी से संपर्क होने के बाद ये अपने राष्ट्रीय आंदोलन में चले। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आकर जो है राष्ट्रीय आंदोलन ज्वाइन कर लेते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन ज्वाइन करने से पहले सबसे पहला जो इन्होंने कार्य किया वो था खेड़ा आंदोलन में। ठीक है, तो खेड़ा संघर्ष हुआ है अपना 1918 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। 1918 में जब खेड़ा वाला संघर्ष होता है, वो क्यों होता है, उसका जो मुख्य कारण होता है वो ये था कि उस समय जो है गुजरात क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था और उस सूखे क्षेत्र में जो है किसानों से काफी ज्यादा कर वसूला जा रहा था और कर की मात्रा जो है, किसानों की मांग थी कि कर की मात्रा को थोड़ा कम किया जाए और इसी हेतु जो है इन लोगों ने खेड़ा में संघर्ष शुरू किया था। और किसानों की मांग के आधार पर कर में कटौती की मांग करते हुए गांधी जी ने पटेल को वहां पर नियुक्त किया कि आप जो है खेड़ा आंदोलन आप संभालेंगे। और इनकी मांग थी कि करों में ज्यादा से ज्यादा कटौती की। अंत तो गत्वा किसानों के आगे जो है ब्रिटिश सरकार उस तरीके से झुक जाती है और थोड़ा सा ये आंदोलन सफल माना जाता है। आंशिक सफल आंदोलन था ये पहला खेड़ा संघर्ष 1918, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर अपन देखते हैं असहयोग आंदोलन हो जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और असहयोग आंदोलन में ये शामिल हो जाते हैं गांधी जी के। 1918 में तो खेड़ा वाला होता ही है, 1919 में असहयोग आंदोलन चालू हो गया तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी की तरफ से शामिल हो जाते हैं। उसके बाद अहमदाबाद नगर निगम वाला जो है चुनाव होता है। देखिए असहयोग आंदोलन जब खत्म होता है 1922 के आसपास, जब ये घटना होती है चोरा चोरी वाली 1922 को, तो उस समय जो है काफी ज्यादा जो लोग थे, काफी ज्यादा युवा वर्ग जो लोग थे, वो ज्यादातर आक्रोशित हो जाते हैं उस समय। और आक्रोशित होके जो है उन लोगों की जो मांग ये थी कि हम जो है या तो वो क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि अपन ने देखा है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग जो है क्रांतिकारी विचारधारा की साइड चले जाएंगे असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। कुछ लोग जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से गांधी जी के साथ बने रहते हैं। कुछ लोग जो है वो इलेक्शन लड़ने के हिमायती बन जाते हैं। तो तीन टाइप की विचारधारा उस समय, दो टाइप की विशिष्ट विचारधारा चल गई थी। जो एक विचारधारा पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव रखने वाली थी, दूसरा रेवोल्यूशनरी विचारधारा थी। रेवोल्यूशनरी विचारधारा के हमने 10 के 10 लोग आपको पढ़ाए थे, आपके जो सिलेबस में शामिल है। तो उनके प्रीवियस लेक्चर्स भी आप नीचे अपने प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके इंडियन हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं। दूसरे जो विचारधारा के लोग थे जिनका पॉलिटिकल सिस्टम में अब भी विश्वास था, उस पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास रखने के कारण जो है ये लोग दो भागों में विभाजित हो गए। एक गांधी जी के नेतृत्व में बने रहे, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया उन्होंने। उनमें थे अपने वल्लभ भाई पटेल, अपने जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग जो है इनमें शामिल थे।
दूसरी साइड थे अपने कुछ इस तरीके के व्यक्ति कि हम चुनाव लड़ेंगे, एक नई पार्टी बना देंगे, स्वराज पार्टी, है ना। तो उसमें शामिल थे मोतीलाल नेहरू, CR दास, है ना। तो वो पॉलिटिकल सिस्टम में जो है चुनाव लड़के एंट्री करना चाहते थे और बहिष्कार को वहां तक पहुंचाना चाहते थे विधान मंडलों में, ठीक है। तो ऐसे लोगों में कौन कौन शामिल थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। इधर गांधी जी के साथ कौन बने हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। अब इन दोनों मतभेदों को देखते हुए जो है एक बड़े लीडर हुआ करते थे उस समय कांग्रेस के, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके नेतृत्व में क्या किया गया, इन दोनों जो ग्रुप थे, दोनों जो गुट थे, उनमें जो है मध्यस्थता की गई। और उस मध्यस्थता के बाद जो है इन लोगों ने सबने स्वीकार किया कि चलो हम पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं, चुनाव लड़के वहां पर बहिष्कार आंदोलन को अपन पहुंचा दें। तो इनके बाद एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों विचारों के मध्य जो एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। और उसके पश्चात जो है हम देखते हैं कि 1924 में जब नगर निगम के चुनाव होते हैं सब जगह, तो कांग्रेस के लोग भी जो है नगर निगम के चुनाव में लड़ते हैं स्वराज पार्टी की ओर से, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था CR दास जो है अपने कलकत्ता से लड़े, है ना, और उसके उन्हीं के CEO बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। इधर अपन ने कल नेहरू जी में पढ़ा था कि 1924 में इलाहाबाद से नगर निगम के चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी जीतते हैं। इधर से जो है अपने अहमदाबाद में भी नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं 1924 में। तो अहमदाबाद का जो नगर निगम का चुनाव है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? अपने वल्लभ भाई पटेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना है तथ्य आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष कौन बने गए थे 1924 में? अपने वल्लभ भाई पटेल। इलाहाबाद के कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता के कौन बनाए गए थे? CR दास, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो है इनके लाइफ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट इवेंट आती है वो बारदोली सत्याग्रह के रूप में आती है 1928 में। 1928 में बारदोली में क्या होता है, अब गुजरात में बंबई सरकार चल रही है, प्रांतीय सरकार भी चल रही है पैरेलल। उस प्रांतीय सरकार ने क्या किया था, 30% के टैक्स में वृद्धि कर दी थी। 30% टैक्स बढ़ा दिया था किसानों पर और जो सामान्य जनता पर, ठीक है। प्रांतीय सरकार की 30% टैक्स बढ़ा, क्योंकि एक साथ 10%, 2%, 3%, 5% इस अनुपात में टैक्स बढ़ाया जाए तो लोगों को फिर भी ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन सीधा आप 30% टैक्स बढ़ा दो तो लोगों को ये चीज चुभती है। और जब लोगों को चुभी तो उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए प्रांतीय सरकार के खिलाफ। जब प्रांतीय सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो इन्होंने जो है पटेल जो है इनके सानिध्य, इनको अपना नेता चुन लिया, पटेल को नेता चुन के जो है इनके सानिध्य में जो है वहां पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उस आंदोलन को बोलते हैं बारदोली आंदोलन। और इस आंदोलन में पटेल ने गांधी जी की सत्याग्रहवादी विचारधारा को अपनाते हुए इसे सत्याग्रही आंदोलन की तरफ मोड़ दिया, इसलिए इसको बारदोली सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 में। किसानों की मांग थी कि 30% टैक्स कौन दे, इसको खत्म कर दिया जाए, 30% का वो जो टैक्स में वृद्धि हुई है। अब उसके बाद पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हो जाता है। पटेल के नेतृत्व में जैसे आंदोलन शुरू होगा और वहां पर पटेल के साथ जो है महिला पुरुष सब लोग जो है आंदोलन में भाग ले रहे हैं, तो पटेल जिस दृढ़ता के साथ उस आंदोलन में संचालन कर रहे थे ना, उसकी दृढ़ता के कारण वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि सरदार की उपाधि पटेल को कहां से मिली है, तो ये बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, है ना। तो बारदोली की महिलाओं द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। वल्लभ भाई इनका नाम था और पटेल या पाटीदार फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनका पूरा नाम क्या हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। फिर इसके बाद अपन देखते हैं जब सब कुछ हो गया, अब दृढ़ता के साथ पटेल खड़े हुए हैं, तो उस समय वहां के एक राजस्व अधिकारी हुआ करते थे मैक्सवेल और एक न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे ब्लूमफील्ड। सरकार ने क्या किया, इन दोनों अधिकारियों की अध्यक्षता में जो एक समिति का निर्माण किया और इनको बोला कि आप है ना जांच करके बताइए कि क्या ये 30% की जो टैक्स वृद्धि है, कर की जो वृद्धि है, क्या ठीक है। तो इस आधार पर जो है ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल दोनों ने सुझाव दिया कि ये बिल्कुल अनुचित है, 30% की जो कर वृद्धि है ये तो किसी भी प्रकार से जो है पॉसिबल नहीं है ना। सामान्य जनता 30% का एनहांस कैसे बर्दाश्त कर लेगी। इस वजह से जो है इन्होंने सुझाव दिया कि 30% कर तो अनावश्यक है, आप ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना चाहते हो तो 6.03% की वृद्धि कर सकते हो, यानी कि 6% ही टैक्स बढ़ाओ, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ। अब देखो सीधा सीधा कितना का फायदा हो गया, लगभग अपने 24% का फायदा हो गया लगभग,
ठीक है। तो 24% कर का फायदा हो गया किनको, सामान्य जनता को। तो इस वजह से इस आंदोलन को सफल माना जाता है और इनकी जो कर की वृद्धि रही वो 6% रही, 6% ही बढ़ाया फिर इन्होंने कर बाद में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। बारदोली सत्याग्रह में अंततोगत्वा पटेल के नेतृत्व में जो है सामान्य जनता की जीत होती है और बारदोली सत्याग्रह सफल माना जाता है, क्योंकि अब कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा 6% टैक्स देना पड़ रहा है। पहले कितना परसेंट देना होता, 30% देना होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब अपन देखते हैं गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। गांधी जी ने इनके बारे में बोला है कि इस तरह का हर संघर्ष हमें स्वराज की तरफ ले जा सकता है, कि बारदोली जैसा संघर्ष अगर हो जाएगा ना हर जगह, तो इस तरीके का हर संघर्ष जो है हमें स्वराज की साइड ले जाएगा, स्वराज की तरफ ले जाएगा। तो किसके बारे में बोला है, बारदोली सत्याग्रह के बारे में बोला है। एक और स्टेटमेंट इनका फेमस है, स्वराज के अंतिम संघर्ष से भी ये मतलब ये जो विजय है ना, बारदोली की जो जीत है ना, वो स्वराज के अंतिम संघर्ष में अगर अपने को विजय प्राप्त होती है ना, तो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है ना, उससे भी ज्यादा है और उससे भी महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर अपन देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1931 में, 28 की घटना होगी। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और गिरफ्तार करके इनको कहां पे रखा जाता है, राजकोट जेल में रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1931 में पटेल को कौन सी जेल में रखा जाता है, तो राजकोट जेल में रखा जाता है। फिर कराची अधिवेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष रहेंगे, कहां पर, कराची में, ठीक है। 1931 उसी समय जो है भगत सिंह को फांसी हुई थी उस समय, तो काफी ज्यादा लोग जो है गांधी जी का विरोध करने के लिए कराची स्टेशन पे आ गए थे। तो अपन देखते हैं उस जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की है, अपने पटेल ने, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। और उसमें ही जो है गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, उसको सहमति दी जाती है इस कराची वाले अधिवेशन में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि पटेल ने कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो वो कराची वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की है। फिर पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटेल की क्या स्थिति थी। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। 1942 के दौरान पटेल की स्थिति ये थी कि वो भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय तो थे, और सक्रिय थे इस वजह से जब 7 अगस्त को सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बड़े बड़े नेताओं को, तो उन बड़े नेताओं में पटेल भी शामिल थे, इसलिए इनको भी कहां ले जाया जाएगा, इनको भी अहमदनगर जेल में ले जाया जाएगा। अहमदनगर जेल में गिरफ्तार करके रखा जाता है और वहीं से जो है, जैसे भारत में उस समय एक नारा चल रहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी वजह से इन्होंने भी लगभग ऐसा ही नारा दे दिया कि अंग्रेजों एशिया छोड़ो, भारत को छोड़ो, आप एशिया से बाहर निकलो, आपका एशिया पे भी कोई हक नहीं है। तो अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ये चीजें आप याद रख लेना। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है, उस समय पटेल सामने आते हैं बड़े पॉलिटिकल नेता के रूप में, और अंतरिम सरकार का जब रिजल्ट आता है 2 सितंबर 1946 को, है ना, तो इनको जो है एक मंत्रालय मिलता है जिसका नाम था गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो ये गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, ये डायरेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट मिली थी ना, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। तो सब दूसरे नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट किसको मिलती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलती है। गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण विभाग, इन दोनों को शामिल करके मर्ज करके एक ही व्यक्ति को दिया गया है, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और ये ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विशेषतः गृह क्या सबको याद रहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन कोई पूछ ले सूचना प्रसारण विभाग किसके पास था, वो भी सरदार पटेल के पास था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि सूचना प्रसारण विभाग भी किसके पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। फिर अपन देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन हो गया, भारत भी आजाद हो जाता है। भारत आके आजादी के पश्चात इनको क्या पदभार दिया जाता है, तो भारत के विभाजन के बाद जो है कार्यभार मिलता है इनको, 2 कार्यभार मिलते हैं। एक तो इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उप प्रधानमंत्री के साथ साथ इनको गृह मंत्रालय भी दे दिया जाता है ना। अब गृह मंत्रालय के तौर पे उस समय जैसे भारत आजाद हुआ है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, इधर से भी सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, उधर से भी सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। अब गृह मंत्रालय के तौर पे, गृह मंत्री के तौर पे इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम था पहले तो कि सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं ना भारत में, है ना, उस पर नियंत्रण किया जाए। तो गृह मंत्रालय के तौर पर इन्होंने सबसे पहला काम किया कि सांप्रदायिक दंगों को लगभग अपन न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में इन्होंने जो है सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण की भरपूर कोशिश की और ये सफल भी रहे, ठीक है। फिर दूसरा इनका काम था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज जो हुआ करती थी, भारतीय सिविल सर्विसेज, सिविल नागरिक सेवा, उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने बदल दिया। तो इनको भारतीय प्रशासनिक सेवा के पिता भी कहा जाता है।
तो आईएएस जो अफसर आज के समय बनते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के तहत कब से आए, जब से अपने गृह मंत्रालय किन्होंने संभाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम किया वो किया भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन किया। ठीक है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पिता भी किसको कहा जाता है, अपने प्रशासनिक है, यहाँ पर सिविल नहीं है, ध्यान रख लेना, प्रशासनिक सेवा। सिविल के तो वो कॉर्नवालिस हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रशासनिक सेवा के जो पिता है वो कौन कहे जाते हैं, अपने पटेल कहलाते हैं। फिर अपन देखते हैं तीसरा नंबर का जो काम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था इनका। तीसरा नंबर का काम क्या था सबसे इंपॉर्टेंट, कि अपनी जो भारत की संपूर्ण रियासतें हैं, देखो एक तो था ब्रिटिश भारत उस समय, ठीक है, दूसरा था वहां पर 562 के आसपास रियासतें ब्रिटिश भारत में। तो ब्रिटिश भारत और 562 जो रियासतें हैं उनको एक करके भारत बनाना था। ये सारा उत्तरदायी किसका है, गृह मंत्री का। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के तौर पर जो है भारत का एकीकरण करना भी पटेल की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया उसको बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रियासतों का एकीकरण किस तरीके से किया पटेल ने, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत तो था ही अपना, ब्रिटिश भारत को सीधा अंग्रेजों ने किसको सुपुर्द कर दिया, अपने जो मंत्रिमंडल बना था अंतरिम सरकार, उसको सुपुर्द कर दिया। तो ब्रिटिश भारत तो अपना था। ठीक है, तो अंतरिम सरकार को क्या मिल गया, ब्रिटिश भारत मिल गया। अब इसके अलावा क्या चैलेंज था, दूसरा चैलेंज था कि भारत की जितनी भी देशी रियासतें हैं उनको भी अपने को शामिल करना है भारत में। तो कितनी देशी रियासतें थी उस समय, लगभग 562 के आसपास देशी रियासतें थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें याद रखना, 562 तो होगी देशी रियासतें, एक हो गया ब्रिटिश भारत, सबको मिलाकर क्या बनाना था, एक अखंड भारत। तो इस प्रकार से जो है एक अखंड भारत जो टूटे ना कभी, उस तरीके का भारत बनाने के लिए इन्होंने कवायद शुरू कर दी। उससे पहले जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के तहत पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत से अलग कर दिया गया, और भारत से जब अलग होगा तो उस समय जो है पटेल ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रियासतें हम भारत के अंतर्गत रखें, है ना, क्योंकि पाकिस्तान भी चालू कर देगा कि रियासतों को अपनी तरफ मिलाया जाए, भारत भी इधर से चालू कर रहा है कि रियासतों को अपनी तरफ से मिलाया जाए। तो पटेल ने क्या किया, उस समय एक रियासती विभाग की स्थापना करी। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है पटेल ने। इन्होंने क्या किया, एक गृह मंत्रालय के अधीन ही जो है एक रियासती विभाग बना दिया, और उस रियासती विभाग के अध्यक्ष तो खुद पटेल बन गए, और एक बहुत बढ़िया सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उस समय, सर वीपी मेनन। ठीक है, तो सर वीपी मेनन को इन्होंने क्या करा, इसका सचिव बना दिया। तो अब सारी डीलिंग्स जो है राजा महाराजाओं से ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, पटेल और वीपी मेनन। तो वीपी मेनन जा रहे हैं प्रत्येक अपने रियासत के पास और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, इसके तहत इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया। रियासतों का एकीकरण करने में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो प्रेम से मान जाए कोई व्यक्ति, आगे से सुपुर्द कर दे रियासत को। ठीक है, तो ये एक पहली कंडीशन हो सकती थी। दूसरी इनकी कंडीशन थी कि ये दबाव और कूटनीति के द्वारा रियासत का एकीकरण करेंगे। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी वो इनकी रक्त और लौह की नीति की तहत पॉलिसी थी। किसकी, वल्लभ भाई पटेल की। तो ये ऐसी पॉलिसी थी जो किसी समय में जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने अपनाई थी, इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई रियासतों के एकीकरण में, दबाव और कूटनीति की पॉलिसी, उसे रक्त और लौह की नीति भी कह सकते हो आप। रक्त और लौह की नीति कौन अपना रहा है जर्मनी में, बिस्मार्क। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का लौह पुरुष है क्योंकि दबदा नहीं है आदमी, प्लस जिस तरीके का बिहेवियर है इनका, पूरे भारत को एक लोहे की भांति जो है भारत का एकीकरण कर दिया, इस वजह से क्या हो गए भारत के लौह पुरुष। तो ये भी इनकी दूसरी उपाधि है। ठीक है, अब इन्होंने रियासतों का एकीकरण किस तरीके से किया, तो इन्होंने क्या किया उस समय 3 कंडीशन हो सकती थी रियासतों के पास, 2 ही कंडीशन थी, है ना। 3 कंडीशन क्या क्या हो सकती थी, पहली बात वो भारत में मिल जाए, दूसरी बात वो पाकिस्तान में मिल जाए, तीसरी बात वो स्वतंत्र रह जाए। ठीक है, तो तीनों कंडीशनें बहुत सारी अलग अलग रियासतें कर रही थी, और लगभग 558-59 के आसपास रियासतों का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना चुके थे कि वो भारत में मर्जर कर दे। लेकिन 3 रियासतों में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, कहां पर, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन 3 रियासतों ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने से मना कर दिया। अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें रियासत का जो राजा हुआ करता था वो साइन करता था उस पर, और क्या घोषणा करता था कि मैं जो है इन 3 चीजों को जो है भारत सरकार को समर्पित करता हूं। 3 कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो भारत सरकार को दी जाती थी, एक रक्षा विभाग, दूसरा विदेश विभाग, तीसरा संचार विभाग। ठीक है, तो तीनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, वो किसको दे दिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत सरकार को दे दिया जाता है। कौन कौन सा, रक्षा विभाग, विदेश विभाग और संचार विभाग। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो गया, और हर रियासत को ये साइन करना पड़ता था। अब लगभग
59 के आसपास रियासतें ऑलरेडी एग्री कर चुकी है कि भारत के साथ हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए रेडी। अब 3 जो रियासतें हैं बड़ी बड़ी, कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। 3 जो बड़ी रियासतें हैं उन्होंने जो है साइन करने से मना कर दिया। कारण, हैदराबाद ने तो बोला कि हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। दूसरा, जूनागढ़ ने बोला कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। तीसरा, कश्मीर ने बोला कि हम जो है स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो तीन में से 2 रियासतें कह रही है कि हम दोनों स्वतंत्र रहेंगे, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ बोलती है कि हम पाकिस्तान में मर्ज हो जाएंगे, है ना। तो अब इन तीनों का अलग अलग तरीके से इलाज किया जाएगा पटेल के द्वारा। तो पहला इलाज किया हैदराबाद का इलाज किया है सितंबर 1948 को। ठीक है, सितंबर 1948 को क्या हुआ, निजाम जो है अपना स्वतंत्रता का राग अलाप रहा था। बहुत कोशिशें की कि आप प्रेम से मान जाओ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लो, लेकिन वो निजाम माना नहीं। और निजाम माना नहीं तो एक ऑपरेशन आयोजन किया गया है भारतीय सेना द्वारा नहीं, भारतीय पुलिस द्वारा। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा नहीं, भारतीय पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन जो है जारी किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हैदराबाद क्या है, भारत का हिस्सा है। अब भारत के हिस्से में अगर भारतीय सेना जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या किया जाएगा, पुलिस कार्रवाई की जाएगी, न कि सैन्य कार्रवाई। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, भारत अपने आंतरिक क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई कभी नहीं करता, वो पुलिस कार्रवाई करता है। तो वो पुलिस कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी, ऑपरेशन पोलो के तहत की जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई की गई। और उसमें देखो, पुलिस कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता कि उसमें सेना होती है, डेफिनेटली सेना होती है, क्योंकि जिस तरीके की नीड वहां पर थी ना, क्योंकि मिलिट्री से मिलिट्री को भिड़ना था, तो क्योंकि निजाम भी ऐसे थोड़ी था कि वो बिना सैन्य शक्ति के बैठा रहा। तो लेकिन निजाम क्या है, उसने उस समय जब भारतीय सेना को आता हुआ देखा तो उसने जो है सरेंडर कर दिया और वो भाग गया पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो निजाम तो जो है ऑपरेशन पोलो से डर के बाहर ही भाग गया था। तो ये ध्यान रखना कि ऑपरेशन पोलो में पुलिस कार्रवाई होती है, न कि सैन्य कार्रवाई, और रहती सेना ही है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं जूनागढ़ वाला मामला क्या था। तो जूनागढ़ वाला मामला जो था, उसमें क्या हुआ, नवाब जो था वहां का जूनागढ़ का, वो पाकिस्तान में मर्जर चाहता था कि हम जो है पाकिस्तान, गुजरात का क्षेत्र था जूनागढ़, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास पड़ता है, तो जूनागढ़ को अपन क्या करेंगे, पाकिस्तान में मिला लेंगे। अब पाकिस्तान में कैसे मिला लोगे भाई, जब तक जूनागढ़ का, जो गुजरात का एक व्यक्ति बैठा हुआ है भारत के सेंटर में, और किस में बैठा हुआ है, अपने गृह मंत्रालय में। तो जूनागढ़ को जो है इन्होंने क्या किया, एक वहां पर जनाक्रोश तैयार करवाया, और जनाक्रोश के तहत जो है वहां के लोगों ने जो है नवाब, जो जूनागढ़ नवाब था, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और नवाब जो है भारत छोड़कर जो है पाकिस्तान चला जाता है। और पाकिस्तान का, या इस समय जूनागढ़ का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसने डायरेक्ट नेहरू और पटेल को कांटेक्ट करेंगे, और नेहरू पटेल से जब कांटेक्ट किया जाएगा तो नेहरू जी ने सहमति दे दी, और पटेल ने बोल दिया कि जूनागढ़ का अपन क्या करेंगे, भारत में मर्जर कर लेंगे। और जूनागढ़ का मर्जर कर लिया जाता है जनमत संग्रह द्वारा। वहां पर जो है एक प्लेबिसाइड करवाया जाता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है जूनागढ़ में। तो ध्यान रखना, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जूनागढ़ में प्लेबिसाइड के द्वारा। ठीक है, प्लेबिसाइड बोलते हैं अपन जनमत संग्रह को। तो प्लेबिसाइड के द्वारा क्या करवाया जाता है, वहां पर उसको भारत में मर्ज करवा लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो राज्य बच गया अपना, कश्मीर राज्य। ठीक है, कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे उस समय हरि सिंह, है ना। हरि सिंह जी जो है वो पहले तो स्वतंत्रता की अपना राग जो है वो छोड़ नहीं रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन उसी समय क्या किया, पाकिस्तान ने जो है कश्मीर पर अटैक करवा दिया कबीलाइयों द्वारा। तो कबीलाई जो है वहां की जनजातियां होती थी, वो पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर किस पर अटैक कर देती है, अपने कश्मीर पर अटैक कर देती है। तो कश्मीर पर अटैक हो गया कबीलाइयों का और पाकिस्तानी सेना का। उस समय जो है महाराजा हरि सिंह दिल्ली आते हैं, दिल्ली आके जो है जवाहरलाल नेहरू और पटेल से मिलते हैं, और उसके बाद जो है इनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लेते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके जो है कश्मीर का जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए दे देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सहमति। और उसके बाद जो है भारतीय सेना की कार्रवाई की जाती है। लेकिन तब तक जो है लगभग 1/3 जो हिस्सा है कश्मीर का, उस पर जो है ऑलरेडी पाकिस्तान सेना का जो है अधिकार हो गया था। और जब 1/3 क्षेत्र जो है पाकिस्तानियों के अधिकार में आ गया, तो वो वहां पर आज जो है झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं, और उसको अपन बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं अपन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने जो है कश्मीर को ऑक्यूपाइड किया है, और वो ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन सा है, अपना 1/3 जो हिस्सा जो ऑलरेडी पाकिस्तान लेके बैठा हुआ है। 2/3 हिस्सा जो है कश्मीर का वो भारतीय क्षेत्र में आज भी अपने पास है। ठीक है, तो आप ध्यान रख लेना। और पाकिस्तान ने फिर 1/3 हिस्से में से भी एक जो हिस्सा था, बड़ा हिस्सा, जिसको उन्होंने चीन को गिफ्ट दे दिया, जिसको अपन आज अक्साई चीन कहते हैं। और अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है एक्चुअली वो कश्मीर का हिस्सा है, और वो
उस समय अपने हरि सिंह के द्वारा भारतीय क्षेत्र में मिला दिया गया था। तो ये भी ध्यान रख लेना। चीन का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान द्वारा दिया गया है, किसको? चाइना को, ठीक है। लेकिन वो हिस्सा किसका है? भारत का। अब अपन देखते हैं, देखो, केवल कश्मीर को अगर अपन छोड़ देना, लगभग भारत का बहुत अच्छे से जो है पूरा विलय हो चुका है, पूरा भारत संघ बन गया है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब सिर्फ इनका जो पूरा योगदान था ना, ये सिर्फ रियासतों के एकीकरण से के साथ साथ इनका जो मेन योगदान जो है अपन ने देखा, अपने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ रियासतों के एकीकरण में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अब इनका जो है, इनको जो दोनों उपाधियां दी गई थी वो भी मैंने बता दी कि लौह पुरुष भी कहा जाता है और बिस्मार्क भी कहा जाता है। इनको बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी पॉलिसी भी वैसी थी जैसी बिस्मार्क की पॉलिसी थी जर्मनी के एकीकरण से, है ना। तो ये ध्यान रख लेना दोनों की। यहां से आपसे ज्यादा प्रश्न पूछने की उम्मीद है ना। यहां से फिर भी कम प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये दो खेड़ा संघर्ष और बारदोली सत्याग्रह, ये दोनों पे भी आप जो है नजर गड़ाए रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सॉरी। और दूसरे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके रियासतों के एकीकरण से। तो ये दोनों चीजों पर जो है आप ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाद में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1950 को, और इनकी मृत्यु के बाद जो है 1991 में इनको भारत रत्न मिलता है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो आज अपन देखते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू 182 मीटर का, अपने कहां पर मौजूद है? केवड़िया गुजरात में मौजूद है। तो वो भी किससे संबंधित है? अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। ये थे अपने सरदार पटेल। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूं। सरदार पटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 को राष्ट्रीय एकता दिवस इस दिन मनाया जाता है। और मैंने बता दिया क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रियासतों के एकीकरण में भारत की एकता छुपी हुई थी, और भारत की एकता को किस तरीके से इन्होंने साकार किया है वो अपन ने पूरा इनकी स्टडी में देखा है। फटाफट से रिवीजन। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात क्षेत्र में जो है इनका जन्म होता है। झावेर भाई पटेल और लाडबा देवी के घर में 34 संतान थे। शिक्षा होती है आरंभिक तो गुजरात में, बैरिस्टर की जो शिक्षा है वो अपने लंदन से करेंगे। उसके बाद इन्होंने वकील का व्यवसाय अपना लिया है अहमदाबाद से। राजनीतिक कार्यों के तहत जो है गांधी जी से प्रभावित होकर एंट्री करेंगे यहाँ पर। और खेड़ा संघर्ष 1918 में पहली बार जो है पॉलिटिकल इनकी झलक दिखाई देगी। कैसे? सूखा पड़ गया था गुजरात में, और वहां पर कर में कटौती की मांग की किसानों के द्वारा। तो गांधी जी पटेल के साथ जो है खेड़ा संघर्ष सफलतापूर्वक संचालित करेंगे। कौन? अपने पटेल। उसके बाद असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। अहमदाबाद नगर निगम में 1924 में अध्यक्ष बनेंगे। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में प्रांतीय सरकार जब 30% की टैक्स में वृद्धि कर देगी तो उसका विरोध करेंगे पटेल। और उसी समय जो है वहां की महिलाओं ने इनको क्या दे दी? सरदार की उपाधि दे दी थी। तो वहां पे दो अधिकारी हुआ करते थे, न्याय अधिकारी ब्लूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल। इन दोनों ने सुझाव दिया कि 30% तो ज्यादा है टैक्स, इनको टैक्स को कम करके कितना कर दो? 6% कर दो। 6.03% की वृद्धि करी बारदोली। एक तरीके से सफल था, बहुत ज्यादा सफल था। इसी वजह से गांधी जी ने इनको बोला कि इस तरह का हर संघर्ष जो है स्वराज्य की तरफ हमें ले जाएगा, और स्वराज के अंतिम संघर्ष से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1931 में गिरफ्तार हो गए, राजकोट जेल में रखे गए। उसके बाद कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, उसके अध्यक्ष रहे, और गांधी इरविन पैक्ट पर इसी सम्मेलन में जो है सहमति बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के तहत भी सक्रिय थे। और 7 अगस्त की जब सब बड़े बड़े पॉलिटिकल कांग्रेस नेता हुआ करते थे, राजनीतिक नेता, उन सबको जो है बंधक बनाकर जो है अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया जाता है। उसी के तहत इनको अहमदनगर जेल में रखा जाता है। और इन्होंने नारा दिया था उस समय, अंग्रेजों एशिया छोड़ो। फिर अपन देखते हैं अंतरिम सरकार बनती है 2 सितंबर 1946 को, और गृह और सूचना प्रसारण विभाग इनको दिया जाता है। भारत के विभाजन के बाद जो है इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है, भारत का पहला। इसके साथ इनको गृह मंत्रालय दिया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत इन्होंने 3 सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज अपनी की। पहली ड्यूटी तो थी सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने की। दूसरी ड्यूटी इनकी थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के को जो है उसको, जो भारतीय सिविल सेवा है उसको भारतीय प्रशासनिक सेवा में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी इनकी, रियासतों का एकीकरण करना था। कुल 562 रियासतें थी, प्लस ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत ऑलरेडी जो अपनी अंतरिम सरकार है उनको दे दिया गया था। 562 रियासतों को एकीकरण करना था। इसी के तहत इन्होंने रियासती विभाग का गठन किया। उसके अध्यक्ष पटेल बने, खुद सचिव बनाया वीपी मेनन को। और इनका कार्य था कि रियासतों का अपने को एकीकरण करना है। किस नीति के तहत? दबाव और कूटनीति के तहत। ठीक है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? सॉरी, भारत का बिस्मार्क। फिर अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उस पर साइन करवाते थे। उसके तहत 3 जो क्षेत्र है, किसी भी जो नए राज्य हैं जो देश रियासत एंट्री कर रही है, उनके 3 इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है उनको आपने भारत ले लेगा, भारत संघ ले लेगा। कौन कौन से? रक्षा, विदेश और संचार। बाकी आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। फिर अपन देखते हैं हैदराबाद में निजाम जो है वो स्वतंत्र जो है अपने आप को स्वतंत्र चाहता था, लेकिन
इनको स्वीकार नहीं था और ऑपरेशन पोलो कर देंगे सितंबर 1948 में, और पुलिस कार्रवाई के तहत इनका हैदराबाद का विलय कर लिया जाता है। जूनागढ़ का नवाब भी पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह द्वारा भारत में आ जाता है। उसके बाद कश्मीर जो है उसमें महाराजा हरि सिंह जी जो है भारत में विलय कर लेंगे, और पाक सेना कबीलाई जो है तब तक अपने पीओके में एंट्री कर चुके थे, 1/3 कश्मीर हड़प चुके थे। उसके बाद जो है हमारी भारतीय सेना जाती है और 2/3 कश्मीर को जो है अपने कंट्रोल में लेती है। और फिर इनको देखते हैं कि कश्मीर वाला मुद्दे को छोड़कर उन्होंने लगभग सारे भारत का अच्छे से एकीकरण कर दिया था। उपाधियां अगर इनकी देखें तो लौह पुरुष और बिस्मार्क, दोनों उपाधियां इनको भारत का लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों उपाधियां इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। भारत रत्न दिया जाता है 1991 में, और स्टेचू ऑफ यूनिटी आज बनाई जाती है 182 मीटर की केवड़िया गुजरात में, और ये वल्लभ भाई पटेल को ही समर्पित है। ये थे अपने राष्ट्रीय एकीकरण के पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।